बांग्लादेश ने भारत के कई दशकों की मेहनत पर एक बार में ही पानी फेर दिया है, तो वहीं ब्रिटेन और अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया को धोखा देते ही ऑस्ट्रेलिया ने सीधे भारत से एक बड़े सौदे की डील कर ली है। वहीं मलेशिया को भारत के ब्रह्मोस का ऐसा वेरिएंट चाहिए जो उसके सुखोई में फिट हो सके, तो यहाँ भारत ने भी कह दिया पहले जाकिर नाइक दो। साथ ही अमेरिका के इलेक्शन से पहले उसको भारत के एक संगठन ने बड़ा डेंट देने की कसम खा ली है। और इन्हीं सब इंटरेस्टिंग अपडेट पर ध्यान दें तो बांग्लादेश पर दुनिया का ध्यान तो गया, पर इतनी देर बाद कि भारत को इससे एक बड़ा नुकसान हो चुका है। वैसे ये अलग बात है कि भारत का 4 से 5 बिलियन डॉलर का कर्ज बांग्लादेश पहले ही उठाए हुए है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है उसने भारत की दशकों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। ये तो आपको याद ही होगा, हाल ही में हमारी बीएसएफ ने यह कहा था कि बांग्लादेश की जेलों से 1200 से ज्यादा कैदी भाग गए हैं। खास बात तो यह है कि इनमें से कुछ कैदी तो ऐसे हैं जो कि आतंकी थे, जिनको भारत की रॉ की मदद से बांग्लादेश में पकड़ाया गया था। अब वो जेल से फरार हो चुके हैं, जिसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल में लाना होगा, वरना एक नया पाकिस्तान भारत के दूसरी साइड खड़ा होगा, क्योंकि अब इनका अगला टारगेट भारत में आकर आतंक फैलाना हो सकता है। खास बात तो यह है कि जब शेख हसीना की सरकार थी तो उन्होंने इस मामले में भारत की खूब मदद की, जिसकी वजह से ये आतंकी जेलों में डाले जा सके थे, लेकिन अब वो नहीं है। साथ ही साथ अब बांग्लादेश में सत्ता ऐसे हाथों में पहुंच चुकी है जो पहले ही हिंदुओं को अपना टारगेट में ले चुके हैं। और ये सब देखते हुए अब भारत को भी पहले से नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर वेस्ट बंगाल की सुरक्षा को और मजबूत करना होगा और फेंसिंग के काम को जल्द से जल्द पूरा करना होगा, और इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही भारत को आने वाली नई सरकार से इस मुद्दे को उठाना होगा, वरना भारत जो आर्थिक रूप से संभलने की कोशिश कर रहा है, ये कल के आए नेता माहौल को खराब करने की भरपूर कोशिश करेंगे। वहीं खबर ये भी है कि जो बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर मौन थे, आज वही बांग्लादेशी भारत से सहयोग की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेशियों का भारत के बिना अब काम नहीं चल रहा है। बांग्लादेश के कई राजनीतिक विश्लेषकों और विदेशी संबंध एवं सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों ने भारत से सहयोग मांगा है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को बांग्लादेश में हो रही सत्ता परिवर्तन प्रक्रिया में समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी पर ध्यान केंद्रित न करने के बजाय अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी संबंध बनाने की दिशा में भारत को आगे बढ़ना होगा, तभी इससे भारत का फायदा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं बांग्लादेश में सत्ता किसी की भी आए, बिना भारत के उनका काम नहीं चलेगा। अब ये भारत को देखना होगा कि कैदियों के मुद्दे पर जल्द से जल्द इसका हल निकाला जा सके, वरना ये भारत के लिए जी का जंजाल बनता हुआ दिखाई देगा। वैसे आपको क्या लगता है, बांग्लादेश पर किस तरह के फैसले लेने की आवश्यकता है ताकि उसकी लगाम को कसा जा सके? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से निकल के आ रही है, जो भारत से फ्री ट्रेड को लेकर बातचीत की टेबल पर आने का इच्छुक दिख रहा है। जहां ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को ऑकस समझौते में फंसाने की कोशिश की है, उसके बाद से तो ऑस्ट्रेलिया फूक फूक कर अपने कदम रख रहा है, जिसके लिए उसको भारत अभी एक भरोसेमंद साथी के रूप में दिख रहा है। यही वजह है कि दोनों देश एफटीए को लेकर अब सीरियस हो चुके हैं और इस समझौते का नाम व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता यानी कि CECA है। और पहले से ही दोनों देशों के बीच एक छोटा समझौता यानी कि आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी कि ECTA दिसंबर 2022 से लागू भी था, लेकिन अब CECA के तहत व्यापार को और आगे बढ़ाने की तैयारी है और इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार में तेजी आएगी। वहीं भारत को फायदा ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कपड़े, चमड़ा, फर्नीचर, ज्वेलरी और मशीनरी जैसी चीज़ों की बिक्री बढ़ेगी और इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया को भी भारत से कई चीज़ों पर टैक्स की छूट मिलेगी और इस बार की बातचीत में दोनों देश कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और समझौते के कई हिस्सों को पूरा करने की भी उम्मीद है। खास बात तो यह है कि इस समझौते में अंतरिक्ष, खनन और खेल जैसे नए क्षेत्रों को भी सहयोग में जोड़ा गया है और ये पहली बार होगा जब इन क्षेत्रों को व्यापार समझौते में शामिल किया जा रहा है। वहीं वर्तमान में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार लगभग 24 बिलियन डॉलर का होता है। देखा जाए तो ये दोनों देशों के लिए बड़े बदलाव लाएंगे। वहीं अब ब्रिटेन भी इस गंभीरता को समझ जाए तो और एफटीए को लेकर सीधे रास्ते का इस्तेमाल करे तो अच्छा है, वरना आपको इस साल भी भारत और ब्रिटेन के बीच में ये समझौता देखने को नहीं मिलेगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत और मलेशिया से जुड़ी हुई है, जिसमें मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस दौरे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई समझौते पर हस्ताक्षर भी करेंगे, जिसमें व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मल्टी सेक्टोरियल कॉरपोरेशन एजेंडा तैयार करेंगे। खास बात तो यह है कि यहाँ इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के मुद्दे पर अधिकारियों ने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। वहीं इसको लेकर भारत का कहना है कि वो मलेशिया से भगोड़े आतंकी जाकिर नाइक को वापस लाना चाहते हैं
जाकिर नाइक 2016 में भारत से भागकर मलेशिया चला गया था और भारत का आरोप है कि जाकिर नाइक ने देश में पैसे की हेराफेरी, आतंकवाद को बढ़ावा दिया और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। भारत सरकार लगातार मलेशिया से जाकिर नाइक को वापस भेजने की मांग कर रही है, लेकिन मलेशिया ने जाकिर नाइक को शरण दे रखी है। क्योंकि मलेशिया भी एक इस्लामिक देश है, इसलिए वो भारत की इस मांग को पूरा नहीं करना चाहता है। अब देखना यह है कि मलेशिया इस मुद्दे पर कैसे संज्ञान लेता है, क्योंकि यहाँ भारत का जो है, भारत उसे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। आपको बता दें कि भारत के पास कई ऐसे तरीके हैं जिससे मलेशिया की कमर तोड़ी जा सकती है। पहले तो भारत मलेशिया के पाम ऑयल को लेकर एक बार सख्त हो चुका है, जिससे पूरा मलेशिया ही हिल चुका था। वहीं भारत के चावल, चीनी भी मलेशिया में खूब खाए जाते हैं। भारत इसको फिर से बंद कर दे तो पूरा मलेशिया ही बैठ जाएगा। अब भारत ऐसा ना करे तो मलेशिया भारत को फ्रेंडली ट्रेड टाइज को लेकर भी दुहाइयां दे चुका है। यही नहीं, मलेशिया की नजरें भारत के सुखोई वेरिएंट की ब्रह्मोस पर भी है, जिसको वो अपने सुखोई विमानों पर लगाना चाहता है ताकि इससे उसकी वायुसेना मजबूत हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं मलेशिया की भारत पर किस तरह से निर्भरता है। अगर यहाँ मलेशिया ज्यादा अकड़ता है तो भारत कोई भी एक बटन दबाकर जाकिर को तो भारत ला ही सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, मलेशिया का इलाज कैसे किया जाना चाहिए? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि डॉलर की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी होगा। कल्पना कीजिए दुनिया में पैसे भेजने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो और वो रास्ता किसी दूसरे देश के हाथों में हो। और कुछ ऐसे ही हालात अभी तक दुनिया के पैसे भेजने के सिस्टम में थी और इस सिस्टम का नाम स्विफ्ट है। लेकिन अब ये बदल रहा है। अब इसको लेकर ये लग रहा है कि ब्रिक्स देश इसको चुनौती देने का प्रयास करने वाले हैं। अभी तक दुनिया के अधिकतर देश पैसा भेजने के लिए स्विफ्ट सिस्टम पर ही निर्भर थे। अगर कोई देश स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो उस देश के लिए दुनिया के बाकी देशों के साथ व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। वहीं ब्रिक्स का नया सिस्टम इस पर निर्भरता कम करेगा। वहीं अब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर का बहुत बड़ा प्रभाव है और ब्रिक्स का नया सिस्टम इस प्रभाव को कम करेगा और दुनिया के देशों को अपनी मुद्रा को मजबूत करने में मदद करेगा। वैसे ये एकदम से नहीं होता हुआ दिखाई देगा, पर इसकी शुरुआत तो की जा चुकी है और कुछ रिपोर्ट्स का तो ऐसा मानना है कि 150 से ज्यादा देश इसमें रुचि भी दिखा रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रिक्स में चीन, भारत, रूस जैसे बड़े दिग्गज मौजूद हैं, जिसकी वजह से तीनों देशों से जुड़े हुए सहयोगी देश इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द डॉलर से मुक्ति मिल सके। यही वजह है कि ब्रिक्स देश एक नया तरीका बना रहे हैं जिससे देश एक दूसरे को पैसा आसानी से भेज सकें और ये तरीका अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करेगा और देशों को आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र बनाएगा। अब देखना यह है कि ये कितना सफल हो पाता है, क्योंकि अमेरिका तो ये चाहेगा कि ऐसा ना हो, वरना उसका प्रभाव कम होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही यूरोपियन यूनियन की भी हालत इससे बिगड़ती हुई दिखाई देगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स समूह इसमें सफल हो पाएगा? क्योंकि अभी तुर्की और पाकिस्तान के भी ब्रिक्स में शामिल होने की कयास तेज हो चुके हैं, जिसको भारत बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। लेकिन चीन, रूस इसके लिए तैयार हो चुके हैं। अगर ये भारत को ही अनसुना कर देते हैं तो ये सिस्टम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वैसे यहाँ खास बात तो यह है कि अक्टूबर में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, जिसमें ये कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और एक बड़ी बात तो यह है कि इस मीटिंग के तुरंत बाद यानी कि 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, जो कि जो बाइडेन की कुर्सी तक को हिला सकते हैं। वहीं आपको क्या लगता है, ब्रिक्स में अभी एकता नहीं है तो ये मुश्किल होगा या भारत इसको संभव कर सकेगा? जरूर बताइएगा।